नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी आपके सामने हैदराबाद से है। 19 नवंबर 2022 को हैदराबाद के दुर्जपल्ली इलाके में एक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के पीछे झड़ियों में एक महिला की अधजली लाश मिली। ये मामला एक कंप्लीट ब्लाइंड मर्डर था और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुआ। लोगों की नज़र जब इस लाश पर पड़ती है तो वो फौरन पुलिस को इत्तला देते हैं। हालांकि पूरी तरह जली नहीं थी, यानी अधजली लाश थी। तो जब पुलिस को इस लाश के बारे में खबर मिलती है तो फौरन पुलिस वहां पर पहुंचती है। अब झाड़ियों के पीछे इस तरह की अधजली लाश का मतलब आप समझ सकते हैं कि मामला सीधा सीधा मर्डर का है। और मर्डर भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि कंप्लीट ब्लाइंड मर्डर। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस देखती है कि ये लाश एक महिला की है जो बुरी तरह जल चुकी है। पुलिस ये देखती है कि मौके पर कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे उस मरने वाली महिला की पहचान पता हो, ताकि तफ्तीश आगे बढ़े। लेकिन जब लाश जला दी गई थी तो आप समझ सकते हैं कि कातिल ने इस बात की अपने तरफ से भरपूर कोशिश की है कि वो मरने वाली महिला की पहचान जाहिर न होने दे। और इसी वजह से मौके पर पुलिस को ऐसा कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं मिलता जिससे उस मरने वाली महिला की पहचान हो पाती। दूसरी ओर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ये बताते हैं कि वाकई ये केस मर्डर का ही है, क्योंकि महिला की मौत जो है वो जलने से नहीं हुई है, बल्कि महिला की हत्या पहले ही कर दी गई थी और उसे गला घोंटकर मार डाला था। महिला के गले में गला घोंटे जाने के निशान मौजूद हैं और बाकी जो लाश जली वो मरने के बाद ही उस महिला को जलाया गया है, ताकि उस अपहचान जो है वो मिटाई जा रहा। तो ये शुरुआती इन्फॉर्मेशन हैदराबाद पुलिस को मिलती है और पुलिस इस मामले की जांच शुरू करती है। पुलिस के ऑफिसर अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लाश की तस्वीरों को बड़े गौर से देखकर ये तैयारी करते हैं कैसे इस मामले को आगे बढ़ाया जाए, कैसे तफ्तीश की जाए जिससे इस केस को क्रैक किया जा सके। खैर, पुलिस के लिए यह चुनौती तो थी ही, जो हैदराबाद में सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट है। सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट की हद में ये घटना हुई थी, तो उस जिले के जो एसपी हैं इस राजेंद्र प्रसाद, वो इस मामले की जांच के लिए एक पूरा प्लान तैयार करते हैं। इस प्लान के मुताबिक वो 56 अलग अलग टीमें बनाते हैं और इन टीमों को अलग अलग जिम्मेदार सौंपी जाती हैं। अलग अलग काम सौंपा जाता है। एक टीम को वो तेलंगाना भेजते हैं, एक टीम आंध्र प्रदेश, और इसके बाद ओडिशा में भी एक टीम जाती है और कर्नाटक में भी जाती है। इन टीमों से यह कहा जाता है कि वो ऐसी गुमशुदा महिलाओं के बारे में इन अलग अलग राज्यों में जाकर जानकारी इकट्ठा करें जिस एज ग्रुप की महिला की लाश हमारे इलाके में मिली है। इसी तरह पुलिस अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाती है और इसके साथ ही पुलिस उस इलाके में जितने मोबाइल फ़ोन हैं उसका डंप डाटा निकालकर उसको एनालिसिस करने की कोशिश करती है और साथ ही आसपास के इलाके में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उसके फुटेज की स्कैनिंग करने का भी पुलिस फैसला करती है। और ये सिलसिला जो है चलता रहता है। लेकिन एक लंबी तफ्तीश के बावजूद भी कोई जानकारी इस महिला के बारे में नहीं मिल पाती। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और पुलिस वाले किसी ब्रेक टू का इंतजार कर रहे थे। और तभी तकरीबन 2 महीने बाद, यानी 26 जनवरी 2003 को एक नौजवान लड़का हैदराबाद के सूर्यापट पुलिस से संपर्क साधता है और ये लड़का बताता है कि उसे यह लगता है कि 19 नवंबर को जो सूर्यापट इलाके में जो लाश मिली थी, वो लाश पुलिस के चेहरे पर उम्मीद की एक किरण नजर आती है। पुलिस फौरन उस लड़के को अपने पास बुलाती है और कहती है कि आप आइए, हमसे बात कीजिए, हमें पूरी बात बताइए, आपको यह शक क्यों है। तो वो लड़का अपने पिता और परिवार के दूसरे लोगों के साथ वो सूर्यापेट पुलिस के पास आता है और उसके बाद वो पुलिस को बताता है कि उसने कुछ गाड़ियों में ये पोस्टर देखे थे जिसमें उसकी माँ की लाश की तस्वीरें जो हैं वो चिपकाई गई थी। और ऐसे तो पूरा पोस्टर देखकर आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शरीर के ज्यादातर हिस्से बुरी तरह जल चुके हैं। लेकिन उसी पोस्टर में एक तस्वीर ऐसी थी जिसमें उन्होंने ये नोटिस किया कि उस डेड बॉडी के हाथ में वॉन टैटू बना हुआ है और जिस तरह का टैटू डिजाइन था उसी तरह का टैटू उसकी माँ के हाथ में भी बना हुआ था, ऐसा उस लड़के का कहना था। और वो लड़का ये भी बता रहा था कि उसकी माँ तकरीबन 2 महीने से रहस्यमय तरीके से घर से गायब भी हो गई है। अब पुलिस ने ये पूछा
कि अगर आपकी माँ 2 महीने से घर से गायब है तो आपने अब तक कहीं मिसिंग रिपोर्ट, आपने पुलिस को इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं थी और अकेले किराए के घर में रहती थी और वही अपना जीवन चलाती थी, गुजर बसर करती थी। अब जाहिर है जब अकेली रहती थी तो बहुत ज्यादा घर वालों के संपर्क में भी नहीं थी। बेटा और घर के बाकी लोगों के साथ भी कभी कभार बात हो जाती थी, लेकिन रेगुलर आना जाना या मिलना जुलना नहीं था। अब हुआ ये कि जब ये लड़का तकरीबन 26 जनवरी के आसपास उसने पुलिस से संपर्क किया था। उसे करीब 1 हफ्ते पहले सूर्यापेट के आसपास एक गांव है और वहीं पर इसी परिवार के एक व्यक्ति की मौत हुई थी और ये सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब मौत की खबर सबको दी गई है तो जैम्मा को भी दी गई होगी। जैम्मा जरूर उस अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उनके गांव जरूर आएगी। मगर हुआ ये कि उस मौत के बाद भी जैम्मा परिवार वालों से मिलने के लिए नहीं आई। तब पिता ने यानी जैम्मा के पति ने अपने बेटे से पूछा कि भाई तुम्हारी माँ कहाँ है, परिवार में मौत हुई है, लेकिन तुम्हारी माँ आई क्यों नहीं। ये बड़ी अजीब सी बात थी। बेटा भी सोचने पर मजबूर हुआ कि माँ को तो यहाँ आना चाहिए था लेकिन आई नहीं, पता नहीं क्या रीज़न होगा। पिता के बात पर बेटे के मन में भी क्यूरियोसिटी पैदा हुई और बेटा जो है उस घर में पहुंचा जहां पर जम्मा किराए पर अकेली रहती थी। और उसके बाद उसने जब वहां चेक किया तो देखा कि वो घर जो है बंद पड़ा है और जम्मा का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। घर वाले पहले ही उसको लगातार फोन कर रहे थे लेकिन फोन भी लग नहीं रहा था, फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। लेकिन कोई भी परिवार जो है इतना नेगेटिव या इतना बुरा कोई सोचता नहीं है। पहले ऐसा सोचे भी क्यों, क्योंकि ऐसी कोई दुश्मनी वाली बात भी किसी से नहीं थी। तो घर वालों ने उसके बाद जब फिर से मोबाइल फोन पर ट्राई किया लेकिन जैम्मा का फोन लगातार स्विच ऑफ मिला, घर में ताला मिला और वो अंतिम संस्कार या मयत में भी नहीं पहुंची। तो ये सारी चीजें जब हुई तो घर वालों को लगने लगा कि हो सकता है कि उसकी माँ के साथ कोई अनहोनी हुई हो। इसके बाद वो जो बेटा है उसने आसपास के इलाकों में पता लगाने की शुरुआत की और इसी कोशिश में उसकी नज़र कुछ गाड़ियों पर पूछताछ की और या जानने की कोशिश की कि तुम्हारी माँ अगर अकेली रहती थी तो क्या इन दिनों तुम्हारी माँ के किसी के साथ दोस्ती थी या कोई आता जाता था, तुम्हारे माँ के आसपास में कौन से लोग थे। जब ये सारी बातें जैम्मा के बेटे से पूछी गई और बेटे ने सारी बातें बताई तो फिर ये खुलासा हुआ कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है साइदुल। साइदुल जो है उसकी माँ के पास आता था और उसकी माँ के साथ उसके रिलेशन थे। अब इस घटना के बाद के साइदुल की तरफ से भी पुलिस को अप्रोच किया जाना चाहिए था अगर जैम्मा गायब हो गई है। जैम्मा साथ साइदुल बहुत क्लोज था लेकिन उसने इस तरह की कोई रिपोर्ट सूर्यापेट इलाके में नहीं लिखाई थी। तो साइदुल पहली ही नज़र में पुलिस के शक के घेरे में आ गया और अब पुलिस उसे गिरफ्तार करने या उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी। फाइनली पुलिस को कामयाबी मिली क्योंकि ये आदमी जो है साइदुल तेलंगाना के स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में जो बसें चलती हैं उस बस का ये ड्राइवर था और कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करता था। साइदुल को फिर पुलिस ने पकड़ा और पुलिस ने पकड़ने के बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने बताया कि हाँ, आज से करीब 2 महीने पहले उसी ने जैम्मा की हत्या कर दी थी और जैम्मा की हत्या के पीछे जो उसने वजह बताई वजह थी लेन देन की। दरअसल साइदुल ने जैम्मा से 90,000 रुपए उधार लिए थे। अब जब जैम्मा अपने पैसे वापस मांग रही थी तो साइदुल वो पैसे दे नहीं पा रहा था, छूका नहीं पा रहा था। ऐसे में दोनों के बीच कड़वाहट बढ़ती जा रही थी और जैम्मा लगातार साइदुल को डरा रही थी, धमका रही थी और पैसों के लिए परेशान कर रही थी। फाइनली साइदुल को ये लगा कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। साइदुल के जैम्मा के साथ काफी पुराने रिलेशन भी थे। साइदुल अब जैम्मा से परेशान होने लगा, मन ही मन सोचने लगा ऐसा कुछ किया जाए सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी जैम्मा कहीं गायब हो जाए और उसे पैसे भी देने ना पड़े। फिर वह जैम्मा को मारने की साजिश रचने लगा। साइदुल ने एक बार फिर प्रपोजल जैम्मा को दिया कि आओ बैठकर बात करते हैं और उसने ये भी कहा कि तुम्हें कहीं लेकर चलूंगा जहां से मुझे कुछ पैसे मिलने हैं, वो पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा तो मेरे साथ चलो। ये बात जैम्मा को लगा कि ठीक है,
अब तो पैसे मिल जाएंगे। तो जैम्मा को साइदुल के साथ अपने घर से निकली और ये साइदुल जो है उसे धोखे से 18 नवंबर की रात को लेकर गया और लेकर जाने के बाद अलग अलग जगहों पर घुमाता रहा, बहानेबाजी करता रहा। दोनों ने इसी बीच साथ में शराब पी और शराब पीने के बाद जब टिप्सी कंडीशन में पहुंची और जब जैम्मा का अपने ऊपर से कंट्रोल थोड़ा कम हुआ तो उसने मौका देखकर जैम्मा की गला घोंटकर हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद रात के अंधेरे में उसने यह तय किया कि वो जैम्मा की लाश को न सिर्फ फेंकेगा बल्कि कुछ इस तरह से लाश को ठिकाने लगाएगा, यानी लाश को निपटाएगा कि लाश की पहचान ही न हो पाए। और इसी प्लान के तहत उसने अपनी गाड़ी से पेट्रोल निकाला था। वो ड्राइवर था तो उसके पास पेट्रोल था। उसने पहले जैम्मा की हत्या की, उसके बाद रात के अंधेरे में उसने पेट्रोल से जैम्मा की लाश को उसी जगह पर दुर्जापल्ले इलाके में स्कूल के पीछे जो झाड़ी है उन झाड़ियों में ले जाकर उसकी लाश को पेट्रोल डालकर आग लगा दी। और जब लाश जलने लगी तो उसे लगा कि अब तो सारे नामो निशान मिट जाएंगे। फिर वो वहां से मौके से फरार हो गया। और जैसा कि आपने सुना, तकरीबन 2 महीने तक देखा जाए तो शार्दुल अपने इरादे में कामयाब रहा, क्योंकि दूर दूर तक जम्मा को कोई पूछने वाला नहीं था, कोई उसका नाम लेने वाला नहीं था और लाश की पहचान भी नहीं हुई थी तो वो पकड़ा भी नहीं गया था। खैर, फिर इन्वेस्टिगेशन से इस पूरी कहानी का खुलासा हुआ। इस तरह जम्मा की हत्या की पूरी कहानी सामने आई और पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझा लिया। जम्मा के गायब होने पर तुरंत पुलिस को सूचना देना आवश्यक था, लेकिन साइदुल ने ऐसा नहीं किया। कानून का पालन करते हुए किसी भी विवाद या समस्या का समाधान कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। साइदुल ने अपने हाथ में कानून लेते हुए जम्मा की हत्या कर दी, जो एक गंभीर अपराध है। किसी भी परिस्थिति में आत्मनियंत्रण और कानूनी माध्यमों से ही समस्याओं का समाधान करना चाहिए। जम्मा का परिवार उसके साथ नियमित संपर्क में नहीं था, जिससे उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया। यह घटना इस बात की ओर इशारा करती है कि परिवार और समाज में सपोर्ट सिस्टम का कितना महत्व है। एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम व्यक्ति की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करती है। नियमित संपर्क और देखभाल से अनहोनी घटनाओं को टाला जा सकता है। इस मामले की पुलिस जांच ने दिखाया कि कैसे एक प्रभावी और व्यापक जांच से जटिल मामलों को सुलझाया जा सकता है। पुलिस ने 56 टीमों का गठन किया, जो विभिन्न राज्यों में गुमशुदा महिलाओं की जानकारी इकट्ठा करने में जुट गई। मोबाइल फोन, डंप डेटा और सीवीसीटी फुटेज की जांच की गई। साइदुल की गिरफ्तारी और उसके अपराध स्वीकार करने से यह स्पष्ट हुआ कि समर्पित और व्यवस्थित पुलिस कार्य से न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है। पैसों की लेन देन करते समय सावधानी बरतें, खासकर जब बड़ी रकम शामिल हो। उधार देने से पहले उधारकर्ता की विश्वसनीयता सुनिश्चित करें। भले ही आपका किसी के साथ करीबी रिश्ता हो, लेकिन पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखना महत्वपूर्ण है। बातचीत के जरिए समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें और हिंसा या अपराध का सहारा न लें। कानून को अपने हाथ में लेने के बजाय कानूनी प्रक्रिया का पालन करें। किसी भी तरह के विवाद या समस्या का समाधान कानूनी तरीकों से ही किया जाना चाहिए। ये कहानी यह भी बताती है कि अपराध चाहे कितना भी जटिल क्यों न हो, उसे उचित जांच और प्रयासों से सुलझाया जा सकता है। आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना।